हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। आपको याद होगा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक में सेकेंड लेक्चर तक स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन स्टडी कर रहे थे पिछले वीडियो में। अभी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ध्यान देना है यहाँ, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ये आपका थर्ड इफेक्ट है, ये ध्यान रखना है, इसको नोट करिए। यहाँ हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट किसके लिए? तो रेट कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एनर्जी को जानेंगे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पर, और उसके बाद टेम्परेचर के इफेक्ट को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर तीन तरह का है। जैसे आपका फर्स्ट एनर्जी का बात करें तो इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद जो है सेकेंड है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो तीन एनर्जी है, इन तीनों एनर्जी का आपस में रिलेशन है। और ये आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बताए हैं। ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्टेंट जस्ट गिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी बताए थे होता है। मतलब कि रिएक्टेंट को जस्ट प्रोडक्ट गेन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड करना पड़ता है उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी ये आपके लिए थोड़ा एक नया वर्ड है। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी तो आप समझ रहे होंगे, किसी भी रिएक्शन के पास अपना एक एनर्जी होता है जिसको इंटरनल एनर्जी यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का इम्पोर्टेंस है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बीच का चेंज है। मतलब किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट पार्ट को प्रोडक्ट में जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जस्ट वो थ्रेशोल्ड है, और जो इसके पास अपना टोटल एनर्जी था वह इंटरनल एनर्जी है। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है। मतलब जो एनर्जी बच गया है यहाँ पर प्रोडक्ट गेन करने के बाद, वही है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर डिफाइंड करें तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एज shown in following ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ ग्राफ से कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आपका थ्रेशोल्ड, ये आपका एक्टिवेशन, ये आपका इंटरनल एनर्जी है बैरियर, और ये आपका जो है थ्रेशोल्ड है, एनर्जी बैरियर है, क्योंकि जस्ट यहाँ से रिएक्टेंट पार्ट है ये, और ये प्रोडक्ट है यहाँ। तो ये रिएक्टेंट जस्ट यहाँ के बाद देखिए प्रोडक्ट को गेन कर लिया है मैक्सिमम पॉइंट के बाद। ये मतलब यहाँ तक जस्ट आते आते ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है जहाँ से प्रोडक्ट में जा रहा है ये बैरियर ग्राफ का। तो ये जो चेंज है थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बीच का, ये जो चेंज है यहाँ से और यहाँ तक का, यही है आपका एक्टिवेशन एनर्जी।
और एक्टिवेशन एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ई या स्मॉल बेस में एक ए देंगे। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, ध्यान देना है, कैटालिस्ट के अब्सेंस में, अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट इन, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ एक देख रहे हैं, एक ध्यान देने का बात है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जितना ज़्यादा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्शन स्लो होता जाएगा। मतलब समझ में आ रहा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ इंपॉर्टेंस समझना हो तो देखेंगे कि ध्यान से यहाँ ग्राफ को देखेंगे तो जितना ज़्यादा ये बैरियर हाई होता जाएगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होता जाएगा हाई, उतना ही रिएक्शन जो है स्लो होता जाएगा, रिएक्शन का रेट। क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी हाई का मतलब कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो धीरे स्लो होगा ना रिएक्शन, और जितना ही ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। अगर यहाँ पे एक ग्राफ और यहाँ रिप्रेजेंट करें इस तरह से, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये वाला ग्राफ में आपका रिएक्शन फास्ट होगा कि ये वाला ग्राफ में रिएक्शन फास्ट होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ एक्टिवेशन एनर्जी तो लेस है, मतलब कम है, ये जो हाइट है कम है, इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। इसका मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी से रेट जो है इफेक्टेड हो रहा है। जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ समझने का बात है। जैसे अगर आपसे ऐसे ही कहें कि जैसे मान लीजिए आपको जो है यहाँ से कहा जाए कि यहाँ से चढ़ कर के दौड़ कर यहाँ आना है, तो यहाँ से आप जल्दी दौड़ करके यहाँ पहुँचेंगे कि यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ जो है रेट जो है, मतलब जो हमारा वेलोसिटी है वो घटेगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई है, यहाँ पे कम ऊंचाई है, हाइट कम है, इसका मतलब यहाँ पर रेट जो है फास्ट होगा। यहाँ उतना एनर्जी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम है। समझ में बात आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ वी से दैट lower the activation energy fast rate of reaction and higher the activation एनर्जी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ समझ में बात आ रहा होगा, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो होगा, और जितना लोअर होगा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये समझने के लिए आपको लॉजिक भी दिए कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए यहाँ से दौड़कर यहाँ प्रोडक्ट अगर है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ से दौड़ा कर यहाँ पहुँचना है, तो और एक ग्राफ यहाँ लिए हैं, यहाँ से दौड़ा कर यहाँ पहुँचना है, तो आपका रेट किस में फास्ट होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ रेट फास्ट होगा क्योंकि हाइट कम है, और यहाँ पर हाइट ज़्यादा है तो रेट स्लो होगा। यहाँ से यहाँ दौड़ने को कहा जाए, ऊपर चलने को, या साइकिल से कहा जाए कि ऊपर चढ़िए यहाँ और यहाँ पे चढ़ना हो, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट होगा, जल्दी यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पर समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये पीक है, हाइट है, एक्टिवेशन एनर्जी यही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का यही डिफरेंस होगा। तो इसी को एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ग्राफ से समझाया गया है। तो समझ में बात आ रहा होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसका यूज हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट में करने वाले हैं। तो इसको जल्दी से नोट करिए, समझ में बात आया होगा, ये भी लिख लेना है। एक पॉइंट और यहाँ पर अगर नोट करने को कहा जाए तो लिखेंगे एनर्जी एक्सेस ओवर इंटरनल एनर्जी, एक्सेस ओवर इंटरनल एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इज द एक्टिवेशन एनर्जी।
तो एनर्जी एक्सेस ओवर इंटरनल एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी के एक्सेस ऊपर में जितना ज़्यादा जो है ग्राफ का बैरियर जाएगा उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ से समझ में बात आ रहा होगा, एक इस तरह से ग्राफ लें, एक इस तरह से लें, इस तरह से लें, तो इंटरनल एनर्जी से एक्सेस ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो लिखा गया है एनर्जी एक्सेस ओवर इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी के ओवर जो एनर्जी होता है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में बात आया होगा, इसको नोट करिए जल्दी से। तो आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कंटिन्यू करें, इसको लिखिए। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन से समझ में आता है। तो आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन से कंटिन्यू होंगे हम लोग यहाँ के बाद, जल्दी से ये लिख चुके होंगे आप लोग। तो अब यहाँ से हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तो हेडिंग एक देंगे यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस का जो इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटल है, और वो इक्वेशन क्या है चलिए यहाँ से देखते हैं। के मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये डायरेक्ट इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंट के बाद ये इक्वेशन आया है, तो इसको याद रखना होगा। k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे कौन टर्म क्या है ये अगर आपको बताएं तो वेयर k जो है रेट कांस्टेंट है, जिसको स्पेसिफिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ए जो है आर्हेनियस कांस्टेंट है। ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, जो अभी समझ रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी को। आर जो है मोलर गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जो है आपका 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो सकता है, या आप 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन ले सकते हैं। टी जो है टेम्परेचर है इन केल्विन, ध्यान देना है यहाँ। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है एक, तो ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, जब कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ये इक्वेशन, इस तरह से कन्वर्ट करने चलेंगे इसको, क्योंकि अभी ये जो है समझ में आपको नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म में है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई पहले करें, तब आपको यहाँ समझ में आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्टेड है। वो तो ग्राफ में हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे थे, और यहाँ टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ क्या इफेक्ट है, यही मैंने यहाँ समझना है कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है। तो यहाँ आर्हेनियस इक्वेशन से ही समझ में ये आपको आएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट का यहाँ रिलेशन आर्हेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर का दिख रहा है। इसको पहले सिंप्लीफाई करें हम लोग यहाँ से कंटिन्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस k इजकल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, मतलब एलेन जो है, एलेन के बेस में एक्सपोनेंशियल टर्म छुपा रहता है। तो यहाँ से दोनों तरफ हम लोग एलेन जो है एलेन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ टेकन एलेन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हम लोग एलेन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलेन के इजकल टू एलेन ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ
ln k इजकल टू, यहाँ देखिए ln का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग का ln का प्रॉपर्टी सेम होता है, जैसे ln a इंटू बी हो तो हो जाएगा ln a प्लस ln b। तो इस वाले प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि ln a इंटू ई का पावर इतना टर्म एक अलग टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे ln a प्लस ln e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू ln k इजकल टू, इस वाले टर्म से देखिए ये वाला आएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ln a और ये पूरा टर्म आएगा मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टी से लॉग के। ln का प्रॉपर्टी देखिए, ln x का पावर n हो तो n इंटू ln x हो जाता है। तो ये वाला टर्म पावर में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, साइन निगेटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बाई आर टी और ln e। ln के बेस में e छुपा है तो ln e का वैल्यू जो है 1 हो जाता है, क्योंकि बेस में e छुपा है तो 1 बाई e इंटू ई कैंसिल 1 होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ln k इजकल टू ln a माइनस ए बाई आर टी और ln e का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ln k इजकल टू माइनस ए बाई आर टी और प्लस ln a। अब ln को लॉग में चेंज करना हो तो ln इजकल टू 2.303 लॉग होता है, ये ध्यान देना है, कई बार बताए हैं ये चीज़ को। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 और लॉग k इजकल टू माइनस ए बाई आर टी और प्लस 2.303 लॉग a हो जाएगा। यहाँ से चलिए यहाँ कंटिन्यू आते हैं। तो अब यहाँ करेंगे क्या कि 2.303 है, दोनों तरफ 2.303 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बेस में 2.303 बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ log k इजकल टू माइनस ए बाई 2.303 r इंटू 1 बाई टी, क्योंकि देखिए t है ना यहाँ, तो 1 बाई टी एक सेपरेट लिखे हैं ब्रैकेट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस log a। अब ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आ चुका है। आर्हेनियस इक्वेशन ही है ये, लेकिन इसका फॉर्म चेंज होकर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही आ चुका है। जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से सेटिस्फाई करें तो ये y इजकल टू ये m, ये x और ये प्लस c, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में बात आ रहा होगा। तो जब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ग्राफ पॉसिबल होगा। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट जैसे ही ट्रेस करेंगे इसका ग्राफ, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ क्या इफेक्ट है। तो ये log k y के लिए है तो log k का एक्सिस हो गया, और ये जो है आपका 1 बाई टी टेम्परेचर का हो गया एक्सिस। स्लोप यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ से ये स्लोप है जो कि tan थीटा आप समझते हैं इक्वल्स टू माइनस ए बाई 2.303 r। स्लोप नेगेटिव होने की वजह से यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ इधर आएगा। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है टेम्परेचर घट रहा है वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी घट रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे घट रहा है टेम्परेचर वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी घट रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट डायरेक्ट इफेक्टेड है। समझ में बात आना चाहिए। इसको पहले नोट करिए तो मिटाएं और उसको अच्छा से इधर समझिए। ग्राफ भी ट्रेस करना है आपको, और जो जो कंक्लूजन ग्राफ से आता गया है वो यहाँ नोट किया जाएगा। इसको जल्दी से लिखिए। लिख चुके होंगे, इधर मिटाते हैं।
तो यहाँ से ग्राफ जो है, इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है ग्राफ कैसे ट्रेस हुआ, आप तो समझ रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर का एक्सिस है, 1/T है, यहाँ ध्यान देना है, रेसिप्रोकल है ये, और यहाँ log k है, और ये आपका स्लोप बैरियर है, यहाँ से ग्राफ इधर है। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर जैसे जैसे यहाँ आपका इधर जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है ना, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं टेम्परेचर यहाँ 1/T है तो घटेगा, इधर जाएंगे जैसे 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 इधर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो मतलब साफ है कि यहाँ से देखिए, ध्यान से समझना है, इधर जैसे जैसे जा रहे हैं ऊपर वैसे वैसे जो है आपका k का वैल्यू जो है बढ़ रहा है। log का वैल्यू जैसे log है ना, यहाँ log k है, तो log अगर 0 है तो log 0 का वैल्यू 1। ऐसे ऐसे log 10 अगर मान लीजिए होता है तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 0 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे k का वैल्यू बढ़ रहा है, और इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है क्योंकि 1/T है। तो यहाँ से अगर हम लोग समझें, देखिए इधर ऐसे समझिए, जैसे यहाँ मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ है, ये है, तो ये टेम्परेचर यहाँ जो है इधर जा रहे हैं तो घट रहा है, तो यहाँ सबसे कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, जैसे जैसे इधर आ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि 1/T है। तो जैसे जैसे इधर ओरिजिन के तरफ आ रहे हैं टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है क्योंकि 1/T है ना, यहाँ T रहता है केवल, तो इधर आते तो घटता, 1/T है मतलब इधर आने पर बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए इधर है तो यहाँ देखिए रेट कांस्टेंट यहाँ है, ठीक है, और यहाँ आए तो रेट कांस्टेंट देखिए बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे इधर आ रहे हैं रेट कांस्टेंट भी बढ़ते जा रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट कांस्टेंट भी यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक पॉइंट हम लोग ना कि इंक्रीजेज द टेम्परेचर increases the rate constant as well as increases the rate of reaction। क्योंकि रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n, ये हम लोग जानते हैं। तो R इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n। रेट लॉ इक्वेशन हम आपको बताए थे, यही ना था इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन याद करिए। तो रेट लॉ इक्वेशन में एक कांस्टेंट क्या आया था, तो अगर ये बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वेशन के साथ, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ही। तो इसी बेसिस पर ये पॉइंट लिख दिया गया है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, समझ में बात आ गया होगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो इसको जल्दी से लिखिए, समझ में बात आ रहा होगा यहाँ से। अब आगे अगर बढ़ें तो यहाँ से ध्यान से समझना है, कंडीशन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं पूरा। कंडीशन यहाँ है कि इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देन तब क्या हो। तो अगर टेम्परेचर को इन्फिनिटी ले लें तो क्या होगा, सोचिए, क्योंकि इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। तो इक्वेशन हम लोगों के पास क्या आया है, log k इज इक्वल टू, याद रखना है इस इक्वेशन को, -a/2.303 और r 1/t और प्लस log a, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर इन्फिनिटी हो गया है, कंडीशन है यहाँ लिख लीजिएगा, स्पेशल कंडीशन। टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, 1/∞, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो,
तो log k जो है आपका log a के इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा स्पेशल कंडीशन पे। मतलब साफ है कि k रेट कांस्टेंट जो है आर्हेनियस कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाए। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बिकम्स मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट becomes maximum at infinite temperature, at infinite लिख देते हैं यहाँ, infinite temperature, the maximum value of rate constant। समझ में आ रहा होगा। जो यहाँ पर बता रहे हैं इसी को यहाँ नोट किया गया। कहा गया कि इन्फिनाइट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिट मैक्सिमम होता है और वो मैक्सिमम कितना के इक्वल होता है, तो आर्हेनियस कांस्टेंट के। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट equals to the Arrhenius constant A। मतलब समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर अगर इन्फिनाइट किया जाए तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम गेन होता है, मैक्सिमम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रेट कांस्टेंट मैक्सिमम कब होता है, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट टेम्परेचर पर। तो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना के इक्वल होता है, तो आर्हेनियस कांस्टेंट ए के इक्वल होता है। इसको यहाँ पर लिखा गया, आप भी लिखिए इसको। अब यहाँ के बाद एक और कंडीशन है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक कंडीशन था स्पेशल, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से आता है स्पेशल कंडीशन नंबर 1 है, ये यहाँ लिख दिया गया। आप भी स्पेशल कंडीशन 1 लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये कहा गया कि अगर टेम्परेचर इन्फिनाइट हो तो रेट कांस्टेंट जो है मैक्सिमम होता है, क्योंकि टेम्परेचर इन्फिनाइट का मतलब टेम्परेचर भी मैक्सिमम है, तो रेट कांस्टेंट भी मैक्सिमम होगा। और वह कितना के इक्वल होगा, तो ए के आर्हेनियस कांस्टेंट के। कैसे, तो कैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखा गया कि इन्फिनिटी रखे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो के लॉग के यहाँ लॉग ए के इक्वल आ गया है, तो के जो है ए के इक्वल हो गया। इसको नोट करिए जल्दी से। तो इसको मिटाते हैं और कंडीशन नंबर 2 को लेकर आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2 में अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा और उसका रिलेशन इक्वेशन क्या होगा देखेंगे। तो स्पेशल कंडीशन नंबर 2 और लिखेंगे यहाँ if the rate constant of reaction is, if the rate constant of reaction is K1 and K2 at temperature T1 and T2, देन तब इक्वेशन क्या होगा। अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 K2 हो, अलग अलग टेम्परेचर T1 T2 पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस समय कैसे डिफाइंड हो, तो लिखेंगे यहाँ सिंस log K1 इजकल टू log K1 इजकल टू माइनस EA/R 2.303R 1/T1 और प्लस log A। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अगर जब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 और टेम्परेचर T1 हो तब के लिए इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन के लिए मतलब अगर रेट कांस्टेंट K2 था तो हो जाएगा log K2 माइनस EA/2.303R 1/T1 और प्लस T1 नहीं T2 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर T2 है और log A। तो सेकेंड कंडीशन के लिए ये हो गया। 2 बार इस इक्वेशन को राइट किए। यहाँ एक बात ध्यान देना है
कि देख रहे हैं कि रेट कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से इफेक्टेड हो रहा है, और सब टर्म जैसे आर्हेनियस, जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी, मोलर गैस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, ये सब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो एक पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि आर्हेनियस कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड मोलर गैस कांस्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि टेम्परेचर से ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में भी ये ई आर और ए है, और सेकेंड कंडीशन में भी ये ई और ए आर है, टेम्परेचर जबकि चेंज हो चुका है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट ब्रैकेट में ए, उसके बाद क्या है मोलर गैस कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। अब आगे चलिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन को, तो आ जाएगा यहाँ log k1 माइनस log k2 इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस दोनों इक्वेशन को हम लोग, ध्यान देना है यहाँ। तो माइनस ए बाई 2.303 आर और 1/T1, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा अगर यहाँ, और कॉमन ले रहे हैं, अगर सीधा लिखेंगे तो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे इतना और 1/T1 लिख दिए मान लीजिए, ठीक है। अब माइनस लिखेंगे और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये है बेस में छोटा सा a और डिवाइडेड बाई 2.303 आर और 1/T2। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस किए तो यहाँ पहले से माइनस था तो प्लस हो गया, ये वाला जैसे माइनस है। उसके बाद इसको घटाएंगे तो ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना ही। अब इसको लिखेंगे तो log के प्रॉपर्टी से log k1/k2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू कॉमन लेंगे ये बाई 2.303 आर, तो कॉमन लिया जाए तो लेंगे ये बाई 2.303 आर, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1/T2 माइनस 1/T1, क्योंकि यहाँ साइन माइनस था तो यहाँ माइनस रहा, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तब अप्लाई करेंगे इसको जब अलग अलग टेम्परेचर पर रेट, एक टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट दिया हो और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो कितना से रेट कांस्टेंट चेंज होगा फाइंड करना हो, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। ये कांस्टेंट टर्म है, ये और आर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको जल्दी से नोट करिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यू। अब नेक्स्ट को क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगा हम लोगों का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से होगा, इसको जल्दी से नोट करिए, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अप्रॉक्स। थोड़ा सा इसमें और जो पार्ट बचा है टेम्परेचर का इफेक्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। इतना आप जल्दी से लिख लिए होंगे, समझ में भी आया होगा, और इसको एक बार रिकॉल रिवीजन करिए। तब तक अगले क्लास में मिलते हैं आपको इसी के कंटिन्यू वीडियो के साथ, जिसमें थोड़ा सा भी आपको बताएंगे टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह से होता है। थोड़ा सा पार्ट अभी बच गया है इसमें, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये पूरा लिख चुके होंगे आप, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में इसके कंटिन्यू वीडियो के साथ।